नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। कहते हैं कि अपने इतिहास को जानना बेहद जरूरी होता है क्योंकि उससे हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, बहुत सी गलतियों को सुधारते हैं। बरेली से कुछ किलोमीटर दूर रामनगर के पास काफी पहले एएसआई को खुदाई के दौरान महाभारतकालीन नगर मिला था, पांचाल की राजधानी अहिछत्र। जैसे जैसे उत्खनन का काम होता गया, मिट्टी के नीचे से एक वैभवशाली और समृद्ध राजधानी निकलती गई। यहीं पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने विश्राम किया था और इसी के पास के सरोवर पर पांडवों का यक्ष से साक्षात्कार हुआ था। इसी पर है हमारी खास पेशकश, षड्यंत्र के बाद अहिछत्र। अहिछत्र, जहां आज हमेशा सन्नाटा पसरा रहता है, कभी यहाँ उल्लास, उमंग, ऐश्वर्य और वैभव के हजारों रंग बिखरे होते थे। इन्हीं खंडहरों में कभी धन संपदा से चमका करता था ये नगर, और इसका वैभव समकालीन राज्यों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता रहा था। अहिछत्र का शाब्दिक अर्थ जाने तो अहि का मतलब होता है शान और छत्र का मतलब होता है छाता। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार मान्यता है कि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को अहिछत्र में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ जैन अनुयायियों का भी बड़ा तीर्थ है। यहीं पर जैन धर्म के प्रवर्तक पार्श्वनाथ की तपस्या के कारण अतिवृष्टि हुई थी। तब एक सर्प ने ही उन पर छत्र बनकर उनकी रक्षा की थी, इसीलिए इसका नाम अहिछत्र पड़ा। इस समय हम मौजूद हैं बरेली मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर, और इस समय हम मौजूद हैं रामनगर किला। ये रामनगर किला जो है महाभारत कालीन है, अहिछत्र किला इसको कहा जाता है। और बताना चाहूंगा कि महाभारत कालीन से ही रामनगर के अहिछत्र लगभग 4000 से 5000 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ पर कई बार खुदाई हुई है और लगभग यहाँ पर खुदाई के दौरान ये पूरा का पूरा एक आधुनिक शहर निकला था। इसके चारों ओर एक बाउंड्री वॉल है और उस बाउंड्री वॉल में लगभग 8 से 9 मुख्य द्वार थे, जिनमें से लोगों का आना जाना था। और उन सारे मुख्य द्वारों पर जो है मैं दिखाइए कि किस प्रकार ये जो आप ये देख रहे हैं, ये कोई आधुनिक ईंटें नहीं है, बल्कि ये उस जमाने में बनाई गई मिस्रकालीन सभ्यता, जिस प्रकार यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ सर्वे हुआ था, खुदाई हुई थी, तो उस जमाने में इस प्रकार की ये ईंटें उस समय विकसित हुआ करती थी। बरेली के आंवला स्टेशन के करीब 10 किलोमीटर उत्तर में अहिछत्र के अवशेष आज भी मौजूद हैं। पहले बरेली और आसपास का बड़ा इलाका पांचाल राज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी थी अहिछत्र, और द्रौपदी इसी राज्य की राजकुमारी थी। अपने अज्ञातवास के दौरान यहीं पर पांडवों ने अपना समय बिताया था। महाभारत कालीन अहिछत्र में 1940 के बाद एएसआई की खुदाई में 4000 साल पुराना आधुनिक शहर मिला। खुदाई में मित्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इतिहास में पहली बार मित्र वंश से जुड़े साक्ष्य बड़ी तादाद में मिले। इनमें से इतिहास के कई बड़े रहस्यों से पर्दा उठने की संभावना है। 1940-44 में यहाँ पहली बार बड़े स्तर पर उत्खनन किया गया। तब से अब तक सिक्कों के आधार पर 48 राजाओं के यहाँ शासन करने की पुष्टि हुई है। पुरावशेषों से साबित होता है कि यहाँ एक विकसित सभ्यता रही होगी और कई राजाओं ने यहाँ की धरती पर कई वसंत देखे होंगे। वर्तमान की बात की जाए तो 6 बार यहाँ पर खुदाई हो चुकी है, क्योंकि अभी पिछले कुछ वर्षों में ही आगरा सर्किल के द्वारा यहाँ पर एक्सकेवेशन चलता रहा और काफी फिगरेंस मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं, कॉइन्स प्राप्त हुए हैं, जो सिक्के होते हैं, जो सील्स होती हैं, मोहरे हैं, वो प्राप्त हुई हैं। बर्तनों के बहुत बड़े भांड के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर हम ये निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि ये काफी बड़ी और वृहद साइट रही होगी। सबसे ज्यादा जो इस साइट के बारे में जाना जाता है वो है गंगा और यमुना की मूर्ति, जो आज भी नेशनल म्यूजियम मथुरा में स्थापित है। अहिछत्र अपने समय का प्रसिद्ध व्यावसायिक नगर था, जिसका संबंध काशी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, मथुरा और तक्षशिला से भी था। यहाँ माला के मनके, हाथी दांत की गुड़िया और खिलौने विशेष रूप से बनाए जाते थे।
यहाँ के कवि श्रेष्ठ कविता की रचना किया करते थे। नाट्य कला और रंगमंच का भी यहाँ पर विकास था। मनु, पतंजलि और पाणिनि ने अहित क्षेत्र की सभ्यता, संस्कृति और जीवन शैली की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उत्तर पांचाल की राजधानी रहे अहित क्षेत्र में मौर्य और मित्र वंश का शासन भी रहा। आंवला के पास रामनगर में स्थित इस ऐतिहासिक विरासत को 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने खोजा था। यहाँ निकलने वाले सिक्कों से मित्रवंशी राजाओं के यहाँ शासन करने की पुष्टि हुई है। इस सीट को देखने के बाद विशेषज्ञों ने बताया था कि यहाँ कभी विकसित शहर था, जिसमें पक्के मकान थे। जल प्रबंधन के लिए घरों में पक्की नालियां बनी थी, जिन्हें बड़ी नालियों से जोड़ा गया था। घरों में रसोई, पानी रखने के चबूतरे आदि के प्रमाण मिले हैं। इनके रहने के साथ प्राप्त वस्तुओं के आधार पर ये साफ कहा जा सकता है कि आज से 3000 साल पहले के लोग भी आधुनिक थे। महाभारत कालीन समय से और लगभग 4000 से 5000 साल पुराना एक किला है और इस किले से और इसके आसपास न जाने कितनी सभ्यताएं बनी और बिगड़ी। बताया जाता है कि यहाँ मिस्रकालीन सभ्यताओं के साथ साथ उस समय की आधुनिक सभ्यताएं यहाँ पर विकसित हुई और लगातार विकसित होने के साथ साथ वो आगे बढ़ी और उन्होंने अपने चिन्ह यहाँ छोड़े, जो आज भी आर्कियोलॉजी और सर्वे के दौरान यहाँ पर खुदाई के दौरान यहाँ मिलते हैं। महाभारत की एक कथा के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को परास्त किया था और आधे अहित क्षेत्र के शासक बने थे। हालांकि उनका राज्य कौरव ही चलाया करते थे। द्रोणाचार्य तो हमेशा हस्तिनापुर में ही बने रहे और कौरव पांडवों के यहाँ अधिकार होने के कारण अहित क्षेत्र का किला पांडव कालीन किला कहलाया। मूल रूप से कहा जाए तो द्रोणाचार्य इस राज्य के विखंडन यानी विभाजित करने के पश्चात ही यहाँ पर आए हैं। उससे पहले कभी भी यहाँ पे इस क्षेत्र में निवास नहीं किया उन्होंने। माना जाता है कि हस्तिनापुर में जब शिक्षा दीक्षा शिष्यों की ग्रहण कर ली और जब यहाँ पे इस राज्य को द्रोणाचार्य से विजित कर लिया द्रुपद से, उसके पश्चात ही यहाँ इन्होंने निवास किया है। और रही बात जहाँ तक कि इन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा कहाँ प्रदान करते थे, तो वो मूल रूप से केवल हस्तिनापुर के शिष्यों को ही शिक्षा प्रदान करते थे, क्योंकि उनका भरण पोषण केवल हस्तिनापुर के द्वारा चलता था। प्राचीन काल से ही अहित क्षेत्र एक बड़ा शहर रहा, जिसका भव्य स्वरूप सदैव स्थापित रहा। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार ये नगर 5.6 किलोमीटर में फैला हुआ आयताकार आकृति में बसा था। इसकी ईंटों का परकोटा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके चारों ओर एक जलयुक्त खाई थी। यहाँ के भवनों में 16 इंच लंबी, 11 इंच चौड़ी और 3 इंच 2 फुट मोटी ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ ऐसी भी ईंटें मिली हैं जिन्हें तराश कर नक्काशीदार कलात्मक ढांचे में ढालकर बनाया गया था। कॉपर कॉइन बहुत आ रहे हैं, तांबे के सिक्के ज्यादा मिल रहे हैं और हाउस मिल रहे हैं, पक्की मिट्टी के ईंट के घर मिल रहे हैं और काफी कुछ अभी तो यहाँ काम करना है। यहाँ की जो सभ्यता है अभी 3,500-4 हजार साल पुरानी मिल रही है और इसका साहित्यिक साक्ष्य महाभारत में भी मिलता है कि यहाँ पार्श्वनाथ ने तप किया था, तपस्या किया था। अहित क्षेत्र किले में कई बार उत्खनन किया जा चुका है, जिसमें कई चीजें प्राप्त हुई हैं। इसमें प्रमुख रूप से टेराकोटा की मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां, फलक, मनके, शिलालेख, मृदभांड, मुद्राएं, ताम्रपत्र और मोहरें मिली हैं। सभी महत्वपूर्ण पुरातात्विक संपदा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय लखनऊ, आगरा, प्रयाग और मथुरा में रखी गई हैं। और बताना चाहूंगा कि महाभारत कालीन से रामनगर अहित क्षेत्र किला जो मिला है ये बहुत प्राचीन है और यहाँ लंबे समय से जो है लंबे समय तक यहाँ पर जो महाभारत के जो लोग थे वो यहाँ रहे हैं। द्रौपदी यहीं की थी, उनके पिता यहाँ महाभारत काल में यहाँ रहे हैं और अज्ञातवास के दौरान यहाँ पांडव भी रहे हैं। किले के ऊपर एक सफेद पत्थर नीचे से चौकोर और ऊपर से गोल आकृति का रखा हुआ है। इसे लोग भीम गदा के नाम से पुकारते हैं, लेकिन देखने से ये गदा का रूप नहीं लगता। प्रसिद्ध उत्खननकर्ता कर्निंघम ने इसे शिवलिंग का विखंडित रूप बताया है। इस स्थान को भीमगदा के नाम से भी जाना जाता है।
की मान्यता है, मंदिर मिला है, क्या है सर? हाँ, यहाँ पर एक्चुअली इसका इतिहास जो है 2000 साल पुराना है। ओसीपी से शुरू होता है और यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल में एक्सकवेशन 1940 से 1944 में राय बहादुर केन दीक्षित ने किया था और उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वो डायरेक्टर जनरल भी थे और यहाँ पर उन्होंने एक मंदिर का एक्सकवेशन किया जो गुप्त कालीन है और वहाँ पर एक शैव मंदिर है, वो शैव मंदिर है और ईंटों का बना हुआ है। उसमें एक ऊपर लिंग है जिसका लोकल विलेजर्स गांव वाले उसको भीम गदा बोलते हैं। उस लिंग की लंबाई 8 फीट है और लिंग के डाया जो है 3 मीटर है। 3 मीटर उसका डाया है। लिंग की लंबाई जो है 8 फीट है और सैंड स्टोन का बना हुआ है। बरेली के गजट लेखक नेविन ने गजेटियर में लिखा है, अहित क्षेत्र का किला पड़ोसी गांवों के लिए कभी समाप्त न होने वाला ईंटों का भंडार रहा है। यही वजह रही है कि यहाँ के खंडहरों का संरक्षण नहीं किया जा सका और यहाँ की ईंटें आसपास के गांव के लोगों के लिए मकान बनाने का जरिया हो गई और एक ऐतिहासिक धरोहर इस तरह बिखरती गई। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है जो लंबे समय से आज भी उसी प्रकार अपनी जो गाथा है महाभारत की वो बताती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। महाभारत की धरोहर समिति औला की लिलौर झील अब योगी आदित्यनाथ सरकार में बरेली का बड़ा पर्यटन स्थल में तब्दील होने जा रहा है। सरकार के मुख्य सचिव भी यहां पर निरीक्षण कर चुके हैं और इसके सौंदर्यकरण के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। यहां अब संग्रहालय बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें यहां मिली ऐतिहासिक चीजों को सजोया जाएगा। आंवला एक ऐसा ऐतिहासिक नगर जो महाभारत कालीन तमाम सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ के अधिकतर गांव के नाम ऋषि मुनियों के नाम पर ही हैं। महाभारत काल के साक्ष्यों के मुताबिक यहीं के अहित क्षेत्र किले में अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी 5 पांडवों के साथ रहा करती थी और यहीं पर है वो महाभारत कालीन नीलौर झील जहाँ पांडवों का यक्ष से सामना हुआ था। पांचाल क्षेत्र, ये वही पांचाल क्षेत्र है जहां पर कभी पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे और पांचाल क्षेत्र के जो नरेश थे, जो राजा थे, वो द्रौपद थे और उनकी पुत्री थी द्रौपदी जिनसे पांडवों का विवाह हुआ था। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो लीलौर झील है जब अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ आए और पांडवों ने एक एक करके यहाँ पर पानी पीने की कोशिश करी, लेकिन तभी उनके पानी पीते ही यक्ष देवता प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों से सवाल किए, अलग अलग सवाल किए। लेकिन जब जबरदस्ती जो उनके युधिष्ठिर के जो 4 भाई थे वो पानी पीने की जबरदस्ती की उन लोगों ने और सवालों के जवाब नहीं दिए, तो ये यक्ष झील के जो रक्षक थे, जो देवता थे, यक्ष देवता थे, वो प्रकट होकर उन्होंने सवाल किए। सवाल के जवाब न देने पर उनको अचित्र निद्रा में सुला दिया। महाभारत की लड़ाई के बाद युधिष्ठिर के 4 भाई इसी लिलौर सरोवर में निवास करने वाले यक्ष के प्रश्नों के उत्तर न दे पाने के कारण बेसुध हो गए थे। भाइयों के न लौटने से चिंतित युधिष्ठिर जब उन्हें खोजते हुए इस झील तक पहुंचे थे तो भाइयों को झील के किनारे बेसुध पड़ा देखा था और वो हैरान रह गए थे। इस बीच यक्ष ने भी उनसे वही प्रश्न किया, लेकिन युधिष्ठिर ने यक्ष के हर प्रश्न का बहुत ही समझदारी से उत्तर दिया और इससे संतुष्ट होकर यक्ष ने उनके भाइयों को जीवित कर दिया। लिहाजा पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ये झील बेहद खास है। तो उसके पश्चात जब युधिष्ठिर के द्वारा उन प्रश्नों का जवाब दिया गया तो उन प्रश्नों के जवाब देने के पश्चात ही जो यक्ष था प्रसन्न हुआ और उसने उन 5 भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। हालांकि ऐतिहासिक महत्व होने के बावजूद इस झील के रखरखाव पर पिछली सरकारों की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। न तो यहाँ पर हरियाली को बनाए रखा गया है और न ही यहाँ कोई सुविधा ही है। बरेली के विधायक और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह इसे फिर से हरा भरा और पर्यटन स्थल में तब्दील करने की कोशिश में जुटे हैं। हम जब पर्यटन मंत्री थे हमने यहाँ थीम पार्क भी बनाया। हमारी कल्पना थी कि हम इसको एक तरीके से
और लाइट एंड साउंड का प्रस्ताव हमने दिया था, जैसे हस्तिनापुर में है, यहाँ पर लाइट एंड साउंड का वो बनावे। यहाँ हम जब महाभारत काल की शूटिंग कराने दिल्ली की टीम को लाए थे। मुख्य सचिव भी खुद आंवला पहुंचकर इसका निरीक्षण कर चुके हैं। इसके ऐतिहासिक महत्व और इसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए उन्होंने बरेली के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। और अभी सबसे खुशी की बात है कि झील में पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है। एक ये दर्शनीय स्थल के साथ ही साथ जो है यहाँ पे आने वाले समय बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। अभी यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने 10,000 से ज्यादा प्लांट्स लगाने का प्लान किया है। मैंने भी देखा यहाँ पे बहुत सारा इलाका जो फॉरेस्ट का था, उस फॉरेस्ट के जो हमारे डीएफओ साहब उनसे मैंने अनुरोध किया है कि इस पूरे इलाके को महाभारत कालीन वृक्षों से भर दिया जाए। अब इस झील पर सरकार का ध्यान जा चुका है और देखने की बात है कि कब तक इस झील को उसके पुराने महत्व के लायक सजाया और संवारा जा सकता है। वहीं यहाँ पर पूरा ये वन क्षेत्र था, जो आज यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम, ना के बराबर रह गए हैं। यहाँ पर वन को विकसित किया जाएगा। वही मतलब प्राचीन वृक्ष, उसी प्रकार के वृक्ष, उनके पौधे यहाँ लगाए जाएंगे। तमाम यहाँ पर एक वही रूप आने वाले समय में यहाँ देखने को मिलेगा जिस प्रकार ये हुआ करता था। और इस लीलौर झील के दिन अब भोरते नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट, बरेली।